नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी और पटना वासी आचार्य आनंद कुमार। आज का विषय चूंकि बिहार पर है, इसलिए सीधे मुद्दे की बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार की बात ना हो तो मैं पूरा घूम घाम के जलेबी छान के आऊंगा, लेकिन वह एक कहने का तरीका हो गया। बिहार अब अगला पड़ाव है। नरेंद्र मोदी की चतुरंगिणी सेना 3-4 राज्य फतह कर चुकी है। खासतौर से दिल्ली पर जब से कब्जा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन इस बीच भाजपा की तरफ से एक ऐसा कांड हुआ है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, या अभी तक कम से कम मीडिया में उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आज कल में हो जाएगी। वो कांड ये है कि भाजपा अब अपना नीतीश कुमार खोज रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां कहा जाता है कि जातिवादी पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होती है, 31 वर्षों के बाद कुर्मी चेतना रैली हो रही है। और ये कुर्मी चेतना रैली कौन कर रहे हैं? बिहार भाजपा के कद्दावर नेता कृष्ण मंटू पटेल। अगर आप लोग इनका नाम नहीं जानते हैं तो गूगल कीजिए और खोजिए इनके बारे में। और 31 वर्षों पहले ये रैली किसने की थी? आज के नीतीश कुमार ने। जी हाँ, 1994 में जब लालू प्रसाद यादव के साथ वो सरकार में ही थे, और तभी गांधी मैदान में ये बड़ी रैली हुई थी। और नीतीश कुमार उस रैली में 3 बजे दोपहर तक नहीं गए थे। वह अपने एक दोस्त के यहाँ बैठकर समाचार ले रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने यह तय किया कि वो अब जाकर इस रैली में हिस्सा लेंगे। ये भूमिका है। अब हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं के लिए मैं फील्ड खाली छोड़ूंगा और शुरुआत करेंगे आनंद जी से, और उसके बाद जाएंगे अवनीश जी के पास। आनंद जी, कैसे क्या देख रहे हैं उसको, पूरे देखिए, घटनाक्रम को? जातीय चेतना की जो बात होती है ना, वो पूरे मतलब भारत भर में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होती है। कहने के लिए सिर्फ बिहार में होती है, लेकिन दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो जाट नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, या हरियाणा में आप देखेंगे तो वहां भी आपको नजर आ जाएगा। टोकस और सैनी नाम जो है वो सब आपको नजर आ जाएंगे। चांदनी चौक इलाके से किस समुदाय का कोई नेता जो है वो चुनाव में खड़ा होगा, ये नजर आ जाएगा। तो ये हर जगह होता है। कहने के लिए ये बात होती है कि बिहार में होता है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में अगर आप अभी देखिएगा, पटना में आप बाहर निकलिएगा तो आपको जगह जगह जातीय चेतना वाली जो रैलियां होती हैं उसकी पोस्टर जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। धोबी चेतना आपको दिख जाएगी, तेली चेतना की रैली एक आपको दिख जाएगी, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हर जगह होता है। इसके अलावा और भी जो अन्य समुदाय हैं, हर एक का आपको नजर आ जाएगा। इसकी जो नींव है ना, ये नींव पड़ गई थी अभी जो हाल में जातीय जनगणना हुई है बिहार में, उससे। हुआ क्या है बिहार में कि बाकी दूसरे जगहों की तरह यहाँ पर 3 सेक्टर नहीं चलते। जैसे दूसरे राज्यों में देखेंगे आप तो 3 सेक्टर चल रहे होते हैं अक्सर। एक तो आपका जनरल कास्ट वाला हो गया, दूसरा आपका ओबीसी सेक्शन हो गया, और तीसरा आपका एससी एसटी कम्युनिटी हो गया। तो हिंदुओं को जो ये 3 हिस्से में विभाजित करके देखने का जो नजरिया होता है, ये बिहार में आने पर कम से कम 4 हो जाता है। कम से कम 4 इसलिए हो जाता है क्योंकि ओबीसी को डिवाइड करके 2 हिस्से में कर दिया था नीतीश कुमार ने। एक उससे पहले ही ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन मुख्यतः इसमें आप नीतीश कुमार का योगदान मानिए, क्योंकि जिस रैली की आप बात कर रहे थे उसमें लव कुश जो है वो आगे आएंगे, ये कहा था नीतीश कुमार ने। लव कुश से उनका मतलब था कि कुर्मी और कोयरी, ये दोनों समुदाय जो है ये आगे आएंगे। कुर्मी सिर्फ नहीं थे, उसमें कोयरी भी शामिल थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ओबीसी के अलावा जो एक और ईबीसी होता है, जातीय जनगणना के बाद पता चल गया है कि ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा, वो समुदाय जो है वो 36% है। और इस समुदाय में आने वाली जो जातियां होती है, जैसे कि आपका नाई जाति हो गई, जैसे कि आपकी धोबी की जाति हो गई, उसके अलावा आपके पास नोनिया होते हैं। नोनिया जो होते हैं वो नमक का व्यवसाय जो कर रहे होते थे, वो लोग होते थे, उनको नोनिया कहा जाता है, वो हो गए। तो इस तरह की जो जातियां हैं बहुत सारी, ये सब की सब आती हैं, और 36% इनकी आबादी होती है बिहार में। और अगर आप विधानसभाओं में देखेंगे तो लालू यादव ने जो किया था उसके दौर के बाद से सिर्फ और सिर्फ यादवों को जगह मिली थी।
नीतीश कुमार ने उसमें थोड़ी सी कोयरी कुर्मी को जगह देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अगर आप विधानसभा का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको यादवों की गिनती 14% के अनुपात में 21% से ऊपर मिल जाएगी। तो अभी तक जो है प्रतिनिधित्व ईबीसी कम्युनिटी को मिला नहीं है, और अब ईबीसी कम्युनिटी जो है वो अपनी जगह मांगने लगी है। ऐसा ही जो एससी कम्युनिटी है उसमें भी हुआ है। एससी कम्युनिटी में मुसहरों को दिख गया है कि उनकी आबादी भी 3% है, और पासवान कम्युनिटी जो होती है उसके नेता तो जाते हैं, मगर जो मुसहर कम्युनिटी है उसके उतने नेता आपको विधानसभा में नहीं दिखते, तो वो भी अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। तो एससी कम्युनिटी में भी ये विभाजन जो है ये हो चुका है। ये विभाजन भी जो था ये किया हुआ नीतीश कुमार का ही था। नीतीश कुमार ने एक अति पिछड़ा, मतलब जो एससी कम्युनिटी होती है उसमें भी अत्यंत पिछड़ा एक हिस्सा बना करके अलग करने की कोशिश की थी। शुरुआत में उससे पासवान इत्यादि 2 जातियों को बाहर रखा था, बाद में उनको भी शामिल कर दिया था, तो कुल 22 जातियां जो है उसमें हो जाती थी। अच्छा, इसमें एक और जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि हलालखोर और लाल बेगी जैसी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनको भी शामिल किया गया था। तो इसका असर नजर आता है। और ऐसे ही जो ईबीसी ओबीसी वाला जो सेक्शन है उसमें अंसारी वोट जो होते हैं, जो मुस्लिम, अगर आप आबादी देखेंगे तो किसी भी राज्य की मुस्लिम आबादी देख लीजिए, वहां पर 56% मुस्लिम आबादी जो होती है, मुस्लिम आबादी का 56% जो होता है वो ओबीसी सर्टिफिकेट रखता है, ओबीसी के नाम पर आरक्षण लेता है। तो ओबीसी आरक्षण लेने वाला जो ये 56% समुदाय है, इसको जगह देने की कोशिश जो है वो लालू यादव ने की थी अपने माय समीकरण के जरिए। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि जो अशराफ हाई कास्ट मुस्लिम होते हैं उनको जगह तो मिल गई, लेकिन जो ओबीसी मुस्लिम थे उनको जगह नहीं मिली। आप देखेंगे कि जैसे शहाबुद्दीन वगैरह भी जो होते हैं, तो शहाबुद्दीन के नाम में आपको सैयद लिखा हुआ मिल जाएगा। सैयद हाई कास्ट होता है, पिछड़ी जातियों में नहीं आता। तो इन लोगों को सैयद को जगह मिल गई थी, खान को, पठान को जगह मिल गई थी। पिछड़ी जातियां जो थी, पसमंदा जो थे, उनको जगह नहीं मिली थी। तो पसमंदा आंदोलन भी एक बिहार यूपी के बहुत सारे इलाकों में चल रहा होता है, तो वहां भी आपको ये ओबीसी वाला जो सेक्शन है वो चलता दिखेगा। तो ये सब कुछ चल रहा है आनंद जी, और ये सबसे भी निपटना पड़ेगा। आनंद जी, जी आपने बिहार के बहाने पूरे देश में और बिहार में खास तौर से जो जातीय समीकरण और ये है, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। लोग कह रहे हैं, भाजपा की ये घोषणा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लड़ेंगे, अगली सरकार वही बनेगी। आपके लिए भी यही सवाल रहेगा, लेकिन पहले अवनीश जी से इसका जवाब ले लेंगे। अवनीश जी, जातीय समीकरण को तो आनंद जी ने बता दिया, मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि भाई बिहार भाजपा एक अपना नीतीश कुमार खोज रही है, लेकिन भाजपा ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इस डुअलिज्म को कैसे देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा अंतिम समय में नीतीश कुमार से, बिहारी में जिसको अकच्छ जाना कहते हैं, अकच्छ के, उकता के, उनको अपने कंधे से उतारने के मूड में है, या क्या सीन चल रहा है बिहार में? जी धन्यवाद बैलोक जी। देखिए, आपने कहा कि ये कुछ दोगला जैसा आपने कहा, कुछ इस टाइप का कि नीतीश कुमार को लेके कुछ आधा इधर आधा उधर क्या है। एक चीज आपको देखिए, नीतीश कुमार खोज रही है बीजेपी अपने अंदर, ये नीतीश कुमार जी के राजनीति को क्लेम करना है। आप इसको जरा पॉजिटिव तरीके से देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ ठीक है आना जाना कभी ना कभी तो रुकता है, इसको बार बार ये दोहराने से कि नहीं इतनी बार चले गए इतनी बार चले गए, इसका ये मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वो एनडीए के हिस्सा है। बीजेपी जितना कास्ट वाला ये फैक्टर आनंद जी ने बताया, और बड़ा अच्छा किया इन्होंने कहा कि ये दिल्ली में भी है, ये पैन इंडिया है, बिल्कुल है। और इस कॉम्बिनेशन को डेवलपमेंट, अपना राष्ट्र प्रथम, उसमें आप हिंदू प्रथम भी कर लीजिए, मेजॉरिटी की बात करने वाला, और उसके साथ हर कास्ट, हर फैक्टर, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो जबान का हो, चाहे क्षेत्र का हो, उसको साध लेना है। ये बीजेपी को आ रहा है, और यही शायद वजह है कि बीजेपी सफलता दर सफलता उसको दोहरा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज, अगर ब्यालोक भाई, आनंद भाई, आपने भी ध्यान दिया हो, जो मैं बात रखना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग, ब्यालोक जी ने अपने प्रस्तावना में ही कहा था कि अब जो सबसे अगला लड़ाई यानी विधानसभा का कोई चुनाव आ रहा है तो वो बिहार का चुनाव आ रहा है। तो चुनावी लिहाज से अगर हम बिहार की बात करें, एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आप सबने नोटिस किया होगा, विधानसभाओं में
लोकसभा में भी तो क्लियर मैंडेट देना शुरू कर दिया। एक दौर था जब इस देश ने जो है खिचड़ी सरकारें देखी हैं, है ना, और फैक्चर्ड मैंडेट देखा है जनता से, सेंट्रल में भी। लेकिन 2014 से एक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कहीं भी विधानसभाएं जो अपना मैंडेट दे रही हैं, वहां जो जनादेश आ रहा है वो फैक्चर्ड नहीं आ रहा है। मैं उदाहरण के लिए हरियाणा जो सबसे रिसेंट था, उसमें बड़ा, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, हवा नहीं मिल रही थी कि वाकई कोई अंडर करंट चल रही है या कांग्रेस का भीतरघात कितना महंगा पड़ जाएगा। वहां भी फैक्चर्ड मैंडेट जैसी एक स्थिति लगती थी। दिल्ली तो सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में एक अच्छा खासा ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्टों का वर्ग था जो ये सोच रहा था, जो बीजेपी के इस करंट को नहीं भांप पा रहा था। यहां सिर्फ बीजेपी की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए विपक्ष की। जब विधानसभा में पश्चिम बंगाल जनादेश देता है तो आप ममता बनर्जी की एब्सोल्यूट देख लीजिए। बिरजू पटनायक को जब वो उनको विदा करता है तो उसके बाद एब्सोल्यूट आप देख लीजिए। कर्नाटका में देख लीजिए, वहां कांग्रेस किस तरीके से आती। यानी फैक्चर्ड मैंडेट, ये अब विधानसभा में भी ये ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जब हम बिहार के बारे में विधानसभा स्तर पर बात करते हैं चुनाव की, तो हमें लगातार फैक्चर्ड मैंडेट दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड वहां दिखाई देता है। और यही वजह है कि बार बार नीतीश कुमार का कॉम्बिनेशन कभी बीजेपी के साथ दिखाई देता है, कभी वो लालू के साथ दिखाई देता है। कारण खुद मतदाता है, लेकिन ये ट्रेंड बिहार तक आते आते कितना बदलेगा, ये बहुत मेरे लिए मतलब चौंकाने वाला होगा। और एक बड़ी बात होगी कि मैं बिहार में भी इस क्रम को टूटता हुआ देखूंगा क्या, क्योंकि आनंद जी ने पहले ही जो कहा ना, इतने सारे जातियां, इतना परसेंट है, उतना परसेंट, बीजेपी ने इसको टिकट वितरण में कायदे से विकास के साथ, अपनी सारी चीजों के साथ, अपने सारे एजेंडा के साथ बांध लिया है, साध लिया है। ऐसे में बिहार जो कि लोकसभा में बड़ा क्लियर कट रहता है, तो विधानसभा में आके वो क्या कर रहा है, क्योंकि कहीं फैक्चर्ड मैंडेट, मुझे दूर दूर तक बिहार के अलावा कोई एग्जाम्पल हो तो बता दीजिए जो बार बार इस तरह का जनादेश दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये वाला चुनाव जो है, क्योंकि यहाँ पर लामबंदी पहले से दिखाई दे रही है एनडीए की, बिहार जहां की ये मतलब ज्यादातर हर दूसरे बिहार से ताल्लुक रखने वाले, बिहार पर अध्ययन करने वाले, बिहार से अपडेट रहने वाले किसी भी सजग आदमी से बात कीजिए तो कहेगा नहीं भाई नीतीश कुमार तो ना ना एकदम नहीं। और वहीं बीजेपी अगर नीतीश कुमार को पॉजिटिवली क्लेम कर रही है तो कहा जाएगा अपना नीतीश कुमार पैदा कर रहे हैं। तो मतलब एक कहते हैं ना कि नीतीश कुमार किसी को पसंद नहीं है, ऐसे लगता है। और वही नीतीश कुमार इतने साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, ये सामने सच दिखाई देता है। तो अब समझ में नहीं आता है कि उंगली और दिमाग में कितना गैप है, कितना फर्क है। जब मैं कह रहा हूं कि उंगली और दिमाग में कितना फर्क है, तो ईवीएम पर जाके उंगली क्या करती है और दिमाग क्या कहता है। उंगली ऐसी स्थिति बनाती है कि नीतीश कुमार एक बार मतलब उनका कॉम्बिनेशन बदल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा है। और दूसरी तरफ हर किसी से बात कीजिए तो कहेगा नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को ले डूबेंगे। तो एक तरफ साफ दिखाई देता है कि एनडीए ने बिहार यूनिट से ये कहलवा दिया है, और दूसरी तरफ स्थिति क्या है, लालू और उनका बेटा, उनकी पार्टी अकेले हैं। एमवाई समीकरण की अगर आप बात करिएगा तो क्या दिल्ली में जिसने डिस्टर्ब किया अरविंद केजरीवाल को, यहाँ सपा को जितना डिस्टर्ब करेगा एमवाई, कांग्रेस का झुकाव जो है मुस्लिमों के प्रति और मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस के प्रति 14 सीटों पर दिखाई दिया इसी दिल्ली में। तो एमवाई समीकरण अब लालू के पास रहा नहीं, कांग्रेस अकेले जाने की पूरी उम्मीद है। तो आज की अगर आप स्थिति देखिए तो एक कॉम्बिनेशन के तौर पर एनडीए ही है, चेहरा नीतीश कुमार है। और मुझे नहीं लगता कि इससे, और फैक्चर्ड मैंडेट मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये प्री पोल अलायंस के साथ मैदान में जा रहे हैं ना इस बार नीतीश कुमार जी, तो फिर क्लियर कट मैंडेट वो किस तरफ आता है, ये बिहार को ट्रेंड बदलना है। और मुझे लग रहा है कि मैं पॉजिटिवली, क्योंकि विपक्ष कहीं से, विपक्ष में भाई दिक्कत है उनके यहाँ, वो राहुल का क्लेम करना, रिक्लेम करना, और जिस जातीय जनगणना को तेजस्वी अपनी उपलब्धि बताते, उन्होंने कहा फ्रॉड है, फर्जी है, राहुल बाबा ने वहीं पटना में कहा था। तो मुझे लग रहा है कि आपने जैसा बताया कि मोदी भी अब टुवर्ड्स बिहार हो रहे हैं, तो रोचक होगा। और मुझे लगता है कि क्लियर मैंडेट, फैक्चर्ड मैंडेट के मुकाबले क्लियर मैंडेट, ये जो ट्रेंड एक दिखाई दे रहा है जिससे बिहार अभी तक नहीं बच पा रहा था, इस बार मुझे उम्मीद है कि ये बचेगा। क्लियर कट मैंडेट एक आएगा और अभी की स्थिति में एनडीए उस तरफ दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार चेहरा है।
न चाहते हुए भी आपको नीतीश कुमार को शपथ लेते हुए देखना पड़ रहा है, भले उसके बाद वो शोक मनाने लगे ताली बजाने की जगह, है ना। जी आनंद जी, अब जी अवनीश जी ने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनवा दिया। आप पटना में हैं, वहां की पूरी राजनीति देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने काफी करीब से इन लोगों के साथ काम भी किया है, वहां के जो राजनीतिक कार्यकर्ता वगैरह रहे हैं, एक सोशल मीडिया वगैरह के इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक के तौर पर। ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाला झाम लगाया है अवनीश जी ने, मुझे लगता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट से इनका आशय है कि जो वोट आरजेडी के खाते में जाता है, क्योंकि भाई भाजपा और जेडीयू आपस में आधी आधी सीटें बांटकर या थोड़ा बहुत करके साथ में लड़ती है, तो भाजपा को अकेले तो बहुमत आ नहीं जाएगा। भाजपा अकेले लड़ी भी नहीं, और एक बार जब लड़ी तो तभी लड़ी जब नीतीश ने साथ छोड़ा और उसके बाद आरजेडी को संजीवनी मिली। ये सब इतिहास है। वर्तमान की बात करें, आप कितने सहमत हैं कि भाजपा और नीतीश फिर से चुनाव तक साथ रहेंगे, चुनाव साथ लड़ेंगे और चुनाव के बाद सीएम बनाएंगे? और ये जो रैली हो रही है ये ऐਵੇਂ ही हो रही है, तीसरे दशक के बाद भाजपा का अपना प्रयोग है, सहयोग नहीं है, प्रयोग है, वगैरह वगैरह। आप इस पर क्या सोच रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? बीच में अवनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनको बोल देने दीजिए। जी जी नहीं, आनंद भाई इससे पहले शुरू करें। मैंने तो सोचा था कि ये कहानी नीतीश कुमार एनडीए के फेस हैं कि नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कि नहीं है, एनडीए जो है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी मिलकर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी चुनाव। मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न तो बहुत पीछे छूट गया, और आपने आनंद जी से यहाँ से शुरुआत किया, तो मतलब वाकई बड़ी मतलब चर्चा भी यहाँ से शुरू होनी है। देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले इतिहास को याद रखना पड़ेगा। भारत में जो आप अभी की राजनीति देखेंगे वो बिल्कुल नई है, बिल्कुल पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है। भारत में आप राजनीति देखेंगे तो इतिहास के उदाहरणों से आपको हमेशा मिल जाएगा रेफरेंस की ठीक जो इतिहास में जो हिंदू राजा करते रहे हैं उसकी कॉपी की जाती है जब भाजपा काम कर रही होती है। तो जैसे शिवाजी की जो कॉपी होती है वो पक्का कॉपी कर रहे होते हैं भाजपा वाले। तो यहाँ आप देखेंगे कि शिवाजी की एक चिट्ठी हुआ करती थी, बहुत फेमस सी चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने शत्रुओं के साथ छल किया, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बता दो कि मैंने अगर कभी अपने सहयोगियों के साथ छल किया हो तो ये जो चिट्ठी थी, तो इस चिट्ठी का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है कि भाई कभी उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ छल किया हो। तो शाइस्ता खान पे वो रात में हमला कर देते हैं, लेकिन अपने किसी सहयोगी पे हमला कर दिया हो कभी उन्होंने, या कभी उस पे हमला हो रहा हो और शिवाजी मदद करने के लिए नहीं पहुंचे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो नीति थी, यही नीति आपको पक्का कॉपी करती हुई आज की भाजपा दिख जाएगी। इसके लिए आपको उदाहरण के तौर पे अगर देखना है तो बिहार जैसी राजनीतिक स्थिति जो होती है जिसमें सहयोगियों को साथ रखना उसकी मजबूरी है भाजपा की, ऐसा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे वगैरह की जो पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, उस समय भी शिवसेना का साथ भाजपा ने नहीं छोड़ा। भाजपा का साथ छोड़ करके शिवसेना जब भाग गई तब शिवसेना के महाराज का नाम लेना भूल गया था मैं, आपने अच्छा किया, आकर के जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। और ऐसे ही आप बिहार में भी देखेंगे तो बिहार में भाजपा के लिए सहयोगी पार्टी होती है जदयू। तो भाजपा जदयू का साथ छोड़ देगी इसकी संभावना बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है, बिल्कुल जीरो के आसपास आप मान करके चलिए कि भाजपा साथ छोड़ेगी, ये जीरो होता है। हाँ, जदयू छोड़ करके भाग जाए, जैसा कि एक आध बार नीतीश कुमार कर भी चुके हैं और कई बार कह चुके हैं मंचों से कि 2 बार गलती हो गई, अब नहीं होगी। तो अब नीतीश कुमार भी ये समझते हैं कि जो प्रॉपर सम्मान होता है वो भाजपा में ही मिलता है। राजद के साथ जैसे ही वो शामिल हुए थे तो उनके राजद के नेता जब मंत्री वगैरह बने तो सरकारी अधिकारियों को वो कैसे ट्रीट कर रहे होते थे, जदयू के दूसरे नेताओं को वो कैसे ट्रीट कर रहे होते थे, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस किस्म का सम्मान मिल रहा था, ये सब कुछ उनका देखा हुआ है। इसकी तुलना में मोदी जी को देखिएगा आप, तो मोदी जी के साथ जब संयुक्त रूप से ये लोग सरकार चला रहे होते हैं, भाजपा के साथ मिलकर के जब सरकार चला रहे होते हैं, तब आप देखेंगे कि चीजें बहुत बदल जाती है। मोदी जी लगातार आते रहते हैं। अभी की जो रैली की आप आने की बिहार आने की बात कर रहे हैं, तो हमने तो मना भी किया था, मेरे जन्मदिन पे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे साधारण से आदमी है, लेकिन अब मोदी जी हैं, उनको मना कैसे किया जा सकता है। अब आ रहे हैं तो ठीक है, मिल लेंगे।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी जो प्रगति रैली हुई है उसमें नीतीश कुमार ने सिर्फ उत्तर बिहार के लिए, अगर आप देखेंगे तो 167 घोषणाएं सिर्फ उत्तर बिहार के लिए कुछ ही दिनों में कर दी थी। उसमें से 144 जो थी वो 1-2 दिन के भीतर ही मंत्रिमंडल से पास होकर के और लागू होने लायक स्थिति में सब कुछ, जो कहते हैं कागजी कार्रवाई पूरी हो जाना, वो कागजी कार्रवाई पूरी करके वो लॉन्च कर चुके थे। अभी इसको काम शुरू हो गया। हाँ, बक्सर में आप देखेंगे कि बक्सर में उन्होंने क्या किया अभी हाल में, फिर से उसी प्रगति यात्रा के ही दूसरे हिस्से में, वो दक्षिणी बिहार में थे, बक्सर में थे, तो वहां पर क्या काम किया वो आपको दिख जाएगा। अब इन जगहों पर आप देखेंगे तो इन जगहों पर कई मजबूत किस्म के, जिसको छत्रक कहा जाता है, वैसे किस्म के जो आरजेडी के नेता हैं वो लोग मौजूद होते हैं। अगर आप देखेंगे सीमांचल का इलाका, तो सीमांचल के इलाके में जो कम से कम 4 जिले होते हैं, खगड़िया जिला, सॉरी माफ कीजिएगा, अररिया जिला जो होता है, अररिया जिला हो गया, फिर आपका किशनगंज हो गया, फिर आपका कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, कम से कम ये 4 जिले जो होते हैं, यहाँ पर आरजेडी के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय विशेष का वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो जो माय समीकरण बना करके और वहां पे जीता जा सकता हो चुनाव, ये प्रबंध किया जा सकता है। तो इन जिलों, मतलब उत्तरी बिहार में इन जिलों पर काम हो गया। दक्षिणी बिहार में आप देखेंगे तो बक्सर इलाका जो होता है, बक्सर इलाके से अभी के सांसद हैं सुधाकर सिंह। हालांकि राजद की नीति जो थी वो भूरा बाल साफ करो की रही थी। भूरा बाल साफ करो में भू से भूमियार होता था, रा से राजपूत होता था, ब से ब्राह्मण होता था, ल से लाला होता था। तो भूरा बाल साफ करो की ये नीति जो थी ये लालू यादव चला रहे होते थे। और ये भूरा बाल साफ करो की नीति के बावजूद जो सुधाकर सिंह हैं या उनके पिताजी हैं, ये लोग राजद के बड़े नेता हुआ करते थे और अभी भी हैं। और बक्सर से चूंकि एमपी हैं सुधाकर सिंह जी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि नतीजे कैसे रहे हैं। और सुधाकर सिंह का इसके अलावा अपनी जो व्यक्तिगत छवि है उनकी, वो बड़ी साफ सुथरी सी है और गलत को सीधे मुंह पर ही गलत कह देने के लिए वो जाने जाते हैं। तो इस वजह से इन इलाकों पर भी जोर बनाना जो था वो नीतीश कुमार के लिए जरूरी था। तो एक तरफ नीतीश कुमार की योजनाएं चला रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी आकर के उसको बैकअप दे देते हैं। कभी भाजपा के दूसरे नेता आकर के बैकअप दे देते हैं, कभी दरभंगा एम्स वगैरह का आपने देखा होगा, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और ऐसी जगहों पर अस्पतालों की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू करने की कोशिश की गई। ऐसे ही अब आपको दिखेगा कि नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले मत्स्य वगैरह पालन का जो होता है, तो मत्स्य पालन में आप फिर से देखिए, मत्स्य पालन उसके अलावा आनंद जी आनंद जी, उसके अलावा वो मखाना बोर्ड बना रहे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन चूंकि अब मुझे इस चर्चा को एक निष्कर्ष की ओर ले जाना है, तो इसलिए हमने चर्चा शुरू की थी दर्शकों श्रोताओं की, क्या नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे और क्या एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे दोनों विद्वान वक्ता इस बात से सहमत हैं और मैं अल्पसंख्यक हो गया हूं यहाँ। हालांकि मैं मुसलमानों टाइप का अल्पसंख्यक नहीं हुआ हूं, जैन टाइप का हो गया हूं, बेहद गरीब अल्पसंख्यक, गरीब इन कोट्स। तो खैर, अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क्स अवनीश जी से लेंगे और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करेंगे। अवनीश जी। जी आलोक भाई, देखिए नीतीश कुमार अच्छे नहीं हैं और हमको जो है वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री कायम भी रखना है। इस टाइप का हम जो है वो ईवीएम पे जाके काम करेंगे। भाई सीधी सी बात है, 2 ही बार न गए हैं इधर उधर, यहाँ तो मतलब 8-8, 9-9 बार। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीतीश कुमार जी का जो पलटूपना है वो थोड़ा ओवर रेटेड है, जरूरत से ज्यादा है। इतना बड़ा है नहीं दरअसल, वो उससे ज्यादा जो है ना वो बेलन और क्या कहते हैं वो थाली के बैगन, वो भारतीय राजनीति में देखे गए हैं, है ना। सुबह हुआ गुड मॉर्निंग किए किसी और पार्टी में, गुड इवनिंग किए किसी और पार्टी में। वो याद आता है कि शास्त्री जी क्या कहते थे कि नाश्ता करूंगा फलानी जगह और पता नहीं क्या करूंगा ढकानी जगह पाकिस्तान के लिए। देखिए ऐसा है, मैंने एक उम्मीद ये देखी है और ये मैंने उसमें महाराष्ट्र, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। महाराष्ट्र में बताइए ना, महाराष्ट्र सबसे बड़ा वो उदाहरण है जहां सब लोग सोच रहे थे कि अरे भाई वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, शंकु विधानसभा, किसी को क्लियर कट मामला नहीं पता चल रहा है। मेरा इंटरेस्ट केवल देखिए, नीतीश कुमार एनडीए को अगुवाई में 2025 के चुनाव में फिर से एक बार बिहार में सरकार बना रहे हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मुझे सिर्फ यह देखना है
कि क्या बिहार, आपने कहा कि ये जो हमने तिलस्म बोया, तिलस्म नहीं बोया है भाई। एनडीए के तौर पर ही मैं कह रहा हूं, जब मैं बिहार के संदर्भ में कह रहा हूं तो बीजेपी को अकेले मैंडेट की बात में मैं भी नहीं कर, लड़ती ही नहीं है। लेकिन मुझे ये देखना है कि एक तरफ एक सॉलिड गठबंधन, उसका एक तय नेता। अच्छा, बीजेपी दोनों को साधने में रही है, कहीं चेहरा नहीं देती है तब भी साध लेती है, चेहरा देती है तब भी साध लेती है। तो ये, और कहीं कहीं दो दो हाईवी वेट चेहरा देती है। भाई यूपी में खाली योगी पर्याप्त है, लेकिन मोदी योगी दोनों को लाद देती है। तो भाजपा जो है, और मैंने पहले ही कहा कि बिहार जैसे टिपिकली, और आनंद जी की बात से सहमत हूं, झूठा बदनाम है बिहार कि जाति जाति करता है। यूपी भी दुनिया जाति जाति करती है। दिल्ली का बड़ा अच्छा सॉलिड एग्जांपल दिया उन्होंने। चावड़ी बाजार में कौन होगा, तो बिना मक्खन लाल गोयल के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। अरे मतलब मक्खन लाल गोयल, ऐसे मैंने कह दिया है। तो ये तो साथी है, तो बीजेपी बहुत अच्छे से साथती है, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो बिहार में भी साध लेगी। तो मेरा इंटरेस्ट खाली तरीके में है, एकदम सुपड़ा साफ मैंडेट देती है। मैं समझ गया जी जी। तो दर्शकों श्रोताओं, बिहार पर हमारी आज की चर्चा यही खत्म करेंगे। और हमारे दोनों वक्ताओं ने जैसा कि बताया, बिहारियों के लिए खुश होने की जरूरत है कि अगली बार भी एनडीए की सरकार आ रही है और चारा चोर से और उसके खानदान से लोगों को छुटकारा मिलेगा। मैं, जैसा कि मैं हूं या आनंद जी हो, हम लोग बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि किसी को भी आप कमान दे दीजिए। और अभी अवनीश जी ने जैसा कहा कि सुपड़ा साफ होना चाहिए, आरजेडी की एक भी सीट ना आए, तब असल बिहार बन पाएगा। और उसी की ओर सभी बिहारियों को प्रयत्नशील होना चाहिए। फिलहाल लेंगे आज्ञा, अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता आपको जय सिया राम।